हमारी सेहत के साथ आपके साथ हैं निदा खान। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रमज़ान मुबारक का महीना है और सब लोग रोज़े रख रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमेशा की तरह बहुत ही अहम टॉपिक है और आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे कैंसर पे। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं और अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम का आगाज़ इस यकीन और दुआ के साथ कि कनाडा और दुनिया भर में प्राइम कनाडा टीवी देखने वाले तमाम लोग यकीनन खुश होंगे और अपने दामन में, क्योंकि रहमतों और बरकतों का महीना है, अपने दामन में रहमतों और बरकतों को समेट रहे होंगे और नेकियों का सिलसिला जारी होगा। जी बेशक। अच्छा डॉक्टर साहब, और सब खैरियत ठीक? बहुत बहुत शुक्र, अल्लाह का शुक्र। अच्छा डॉक्टर साहब, आज बताएं हमारा क्या टॉपिक क्या है प्रोग्राम का? देखिए, हेल्थ इज़ वेल्थ का जो हमारा सेगमेंट है, रमज़ान सेगमेंट, इसमें हमने कोशिश ये की रमज़ान के जो रोज़े हैं, मैंने पिछले 2 प्रोग्राम में भी इस बात का जिक्र किया है कि जहाँ पर ये स्पिरिचुअल सोल की बात होती है, रूह की सफाई, नफ्स की सफाई, उसके साथ साथ जिस्म में भी, इंसानी जिस्म में भी इसके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और सेहतमंद असरात हैं। एक बहुत दुनिया में अगर मैं ये कहूँ कि सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है। तकरीबन 9.6 मिलियन लोग हर साल ग्लोब में कैंसर की वजह से मौत का शिकार होते हैं। अच्छा। और अगर मैं ये कहूँ कि हर 6 में से 1 मौत की वजह क्या है? कैंसर है। अच्छा। और अगर कैनेडियन कैंसर स्टैटिक्स सोसाइटी की बात करूं, जो उसका स्टैटिक्स है दैट इज़ अगेन वेरी अलार्मिंग कि सन 2020 यानी पिछला साल जो गुजरा है हमारा, उसमें तकरीबन 2 लाख नए कैंसर के केसेस डायग्नोज हुए हैं। दैट इज़ अगेन। और आज हम बात ये करेंगे जहां रमज़ान के रोज़ों की रूहानी अफादियत है। हमने पिछले प्रोग्राम में हेल्थ बेनिफिट, साइकोलॉजिकल बेनिफिट, सोशल बेनिफिट्स की बात की। आज हम स्पेसिफिक रहेंगे कि कैंसर, जो मैंने कहा कि सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, 9.6 मिलियन लोग मौत का शिकार हो रहे हैं कैंसर से। तो रमज़ान के रोज़े से हम कैसे कैंसर से प्रिवेंट कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, और कैंसर के जो सर्वाइवर हैं, जो बच जाते हैं, वो रमज़ान के रोज़ों से या फास्टिंग से किस तरह अपने आप को, इसकी अफादियत को हासिल कर सकते हैं। मैं एक बात बताऊं कि इससे पहले कि हम ये बात करें कैंसर, अगर हम मर्दों की बात करें मेल में, मेंस में, लंग्स कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, लीवर कैंसर, स्टोमक कैंसर कॉमन है। फीमेल की बात की जाए, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, थायराइड कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, ये फीमेल में कॉमन है। अगर कैंसर और फास्टिंग, जो आज हमारा टॉपिक है, कि फास्टिंग यानी कि रोजे किस तरह कैंसर को प्रिवेंट कर रहा है और ट्रीट कर रहा है। अच्छा, इसके 2 तरीक़ेकार, एक तो डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है और एक इनडायरेक्टली इसके असरात हैं। अच्छा। इससे पहले कि हम डायरेक्टली और इनडायरेक्ट असरात की बात करें, एक नज़र डालते हैं जो हमने पिछले प्रोग्रामात में भी जिक्र किया है कि कैंसर के रिस्क फैक्टर क्या हैं और वो क्या वजूहात है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कैंसर। सिगरेट स्मोकिंग, लंग्स कैंसर, पान, छालिया, गुटखा हम खाते हैं, ओरल कैंसर, ये कॉमन है। ओबिसिटी, वेट ज़्यादा होने की वजह से, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल यानी कि हमारे जिस्म में, हमारे लाइफ स्टाइल में वर्कअप का कोई रोल ना हो, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ना हो। इसके अलावा अनहेल्दी डाइट, जंक फूड का इस्तेमाल, ये सारी चीज़, एक्सपोजर टू सन बहुत ज़्यादा, जो ख़ास तौर पे समर सीजन में जो स्किन कैंसर का मामला होता है। उसके अलावा आपने वैक्सीनेट नहीं करवाया, रिस्की बिहेवियर यानी ऐसी चीज़ें जो आपके हेल्थ के लिए रिस्की है, आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं, या फिर मेडिकल चेकअप नहीं करवाते। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं, अगर आप इसको एक साइड पे रखें और आप थोड़ा सा एनालाइज करें क्या रमज़ान के रोज़े, क्या इस फास्टिंग से ये जिन चीज़ों का मैंने जिक्र किया, क्या ये इसको कंट्रोल कर रहा है, तो यकीनन आपका जवाब होगा यस, कि हम रमज़ान में सिगरेट स्मोकिंग नहीं कर रहे होते, तकरीबन 14-15 घंटे का रोज़ा है, हम वेट को कम कर रहे होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी, नमाज, तरावियों के ज़रिए कर रहे होते हैं, बहुत सारे रिस्की बिहेवियर से बच रहे होते हैं, स्ट्रेस को कम कर रहे होते हैं। ये इनडायरेक्ट वे है, इनडायरेक्ट वजूहात है जिसके ज़रिए क्या कर रही हैं आप, कैंसर के जो रिस्क फैक्टर हैं और कॉजेज है, उसको क्या कर रहे हो आप, कम कर रहे हो। ये तो हो गया इनडायरेक्ट कॉज या इनडायरेक्ट रीज़न है कि फास्टिंग जो है वो कैंसर को प्रिवेंट भी कर रहा है और ट्रीट भी कर रहा है। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट
कि किस तरह फास्टिंग, ये जो रोजे हैं ये किस तरह कैंसर को प्रिवेंट और ट्रीट कर रहा है। एक टर्म जो मैंने अपने प्रोग्राम में बेशुमार बार, बहुत बार इस्तेमाल किया, लेकिन आज वो मौका है जिस पर मैं थोड़ी सी तफसील में जाकर बात करूं। वो क्या है? ऑटोफेगी। अच्छा। AUTO, ऑटो मीन सेल्फ, और फेगी PHAGY। ऑटोफेगी का मीन्स होता है ईटिंग, यानी कि सेल्फ ईटिंग। ये वो प्रोसेस है जिस्म का, ये हमारे बॉडी का वो प्रोसेस है जिसके जरिए डैमेज सेल जो है वो बॉडी से रिमूव होता है और न्यू एंड हेल्दी सेल, नए और सेहतमंद सेल्स जो हैं वो क्या होता है? पैदा हो रहा होता है। रीजनरेशन ऑफ द हेल्दी एंड न्यू सेल्स और एट द सेम टाइम एलिमिनेशन ऑफ डैमेज सेल। ये है ऑटोफेगी। अच्छा, अब क्या, ये तो मैंने पहले बताया कि कुछ रिस्क फैक्टर जो इनडायरेक्टली कैंसर को प्रिवेंट कर रहा है। ऑटोफेगी दुनिया भर में साइंसदानों ने इस पे रिसर्च किया, और ना कि रिसर्च किया बल्कि इस बात को प्रूव किया कि ऑटोफेगी एक वो जरिया है जिसके जरिए आप क्या कर सकते हैं? कैंसर को प्रिवेंट भी कर सकते हो और ट्रीट भी कर सकते हो। और ऑटोफेगी क्या चीज़ है? एलिमिनेशन ऑफ डैमेज सेल, जो बॉडी के डैमेज सेल्स है उसको एलिमिनेट करते हैं, एंड वो फिर क्या करता है? वो रीजनरेट करता है न्यू सेल्स एंड हेल्दी सेल्स को, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो कैंसर के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वजूहात हैं कि कैंसर किस तरह फास्टिंग जो है वो कैंसर पर को प्रिवेंट करने में और ट्रीट करने में मदद करता है। सही, बहुत तरीके से समझाया डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ऑटोफेगी के क्या फायदे हैं? देखें, एक तो मैंने एक बात की कि प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट में ऑटोफेगी करता ये है कि हमारे बॉडी में जो टॉक्सिक प्रोटीन है उसको सेल से रिमूव करता है। अच्छा। जो बहुत बड़ी वजह है न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस की, यानी अल्जाइमर डिजीज, पार्किंसन डिजीज की वजह से। दूसरा जो इसका सबसे फायदा है ऑटोफेगी का, कि जिस तरह मैंने बताया कि ये न्यू सेल्स एंड हेल्दी सेल्स को क्या करता है? बनाता है। और तीसरा जो सबसे जो आज हमारा टॉपिक है, दैट इज द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अच्छा, ये बात मैंने कर तो दी कि ऑटोफेगी मैंने पिछले भी बहुत सारे प्रोग्राम में जिक्र किया है। ऑटोफेगी का कैंसर के साथ क्या लिंक है। अब ये बात मैंने कर तो दी, अब मुझे ये साबित भी करना है कि किस तरह ऑटोफेगी जो है ये फास्टिंग के जरिए हम कैंसर से अपने आप को या प्रिवेंट कर सकते हैं या ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो ऑटोफेगी है ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो बॉडी में हो रहा है, हर किसी के बॉडी में हो रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या एक बात ये तय हो गई कि ऑटोफेगी जो है टॉक्सिक प्रोटीन को बॉडी से रिमूव कर रहा है, नंबर 1, नंबर 2 नए सेल्स को जनरेट कर रहा है, तीसरी क्या चीज बात थी कि कैंसर को प्रिवेंट और ट्रीट कर रहा है। क्या कोई ऐसा जरिया, कोई ऐसा तरीक़ेकार, कोई ऐसा टूल है जो ऑटोफेगी को स्टिमुलेट करे या इनहांस करे? ठीक है, तो इसका आंसर है यस। अच्छा। और वो है फास्टिंग, एक वो जरिया है, या जो रोजे हम रखते हैं या फास्टिंग है, चाहे वो थेरापेटिक फास्टिंग हो या इंटरमिटेंट फास्टिंग हो, फास्टिंग एक वो जरिया है जिसके जरिए आप क्या करते हैं? ऑटोफेगी को इनहेंस करते हो। एक बात तो ये तय हो गई कि ऑटोफेगी से क्या हो रहा है? कैंसर प्रिवेंट और ट्रीट हो रहा है, और ऑटोफेगी को बड़ा कौन सी चीज रही है? फास्टिंग। यहां तक भी बात समझने की हद तक तो ठीक है। अब मुझे साइंटिफिकली प्रूव करना है ऐसा कैसे हुआ। 2016 अच्छा, मेडिकल साइंस में एक इनकलाब का साल, बहुत सारे नोबेल प्राइज। अच्छा, जहन पे रहे कि नोबेल प्राइज इज समथिंग वेरी डिफरेंट ना। अच्छा। ऐसे नहीं, बरसों की अरकरेजी के बाद ये नोबेल प्राइज किसी को दिया जाता है। 2016 में एक जापानीज सेल बायोलॉजिस्ट जिसका नाम है ओशिनोरी। अच्छा। ओशिनोरी ने एक साइंटिफिकली प्रूवन एक रिसर्च जो है वो पेश किया। अच्छा। उसने कहा कि कोई भी शख्स 21 से 28 दिन तक, कोई भी शख्स
21 से लेकर 28 दिनों तक फास्टिंग रहता है, रोजा रखता है, फास्टिंग करता है, और उसका दौरानिया जो हो वो 13 से 14 घंटे का हो। 13 से 14 घंटे तक कोई भी शख्स पूरे साल में 365 दिन में 21 से लेकर 28 दिनों तक अगर वो फास्टिंग करता है तो अपने आप को ऑटोफेगी को इनहांस करता है और कैंसर को प्रिवेंट भी करता है और ट्रीट भी करता है। ये वो रिसर्च है जो मैंने कहा था ना, साइंटिफिकली मैं प्रूव करूंगा। ये वो रिसर्च है जो जापानीज सेल बायोलॉजिस्ट को इस तहकीक की बुनियाद पे 2016 में उसको नोबेल प्राइज दिया गया कि किस तरह फास्टिंग का डायरेक्ट इफेक्ट है किस चीज पे, कैंसर के प्रिवेंशन पे और ट्रीटमेंट पे। इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें उसने साबित की कि जो एशुनरी का जो काम था वो यही था कि किस तरह डैमेज सेल जो है बॉडी से रिमूव हो रहा है और किस तरह नए सेल्स बन रहे हैं। उसने कहा कि ये जो ऑटोफेगी है ये किस तरह ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, डायबिटिक टाइप 2 ये अगेन बहुत लीडिंग कॉज है कैंसर के लिए। ये किस तरह वेट को लॉस करता है ऑटोफेगी। यकीनन जब आपका कैलोरी रिस्ट्रिक्शन होगा, हम आगे चलकर भी बात करेंगे, तो इससे आपका क्या होगा, वेट लॉस होगा। आपका जो इन्फ्लेमेशन है बॉडी के सूजन जो है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। और आपका जो ब्रेन का फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। इस साइंटिस्ट का जहाँ पर ऑटोफेगी पे कैंसर पे इसका रिसर्च था, उस पर इन बातों का भी उसने बड़ा जिक्र किया कि अगर हम रोज़े रखते हैं 21 से 28 दिन तक, 13 से 14 घंटे तक, साल में एक दफा 365 दिनों में, तो हम ऑटोफेगी के साथ ये चीजें भी हासिल करेंगे। ब्लड शुगर लेवल कम होगा, हमारा बॉडी वेट कम होगा, ब्रेन का फंक्शन बहुत होगा, बेहतर होगा, और हमारा जो इन्फ्लेमेशन है वो भी बहुत ज्यादा, बॉडी में जो सूजन है उसकी कैफियत भी कम होगी। मतलब काफी फायदे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी बहुत ज्यादा बहुत डिटेल फाइंडिंग्स है। मैंने तो बहुत ही बिल्कुल समुंदर को कूजे में बंद करने की कोशिश की है। उसका रिसर्च यही कहता है कि ऑटोफेगी, और ऑटोफेगी को हासिल करने का बेस्ट तरीका है फास्टिंग, और ऑटोफेगी के जरिए आप कैंसर को प्रिवेंट भी कर सकते हो और ट्रीट भी कर सकते हो। पहले तो इनडायरेक्ट कॉज बताई और फिर ये डायरेक्ट कॉज में जो उसका इफेक्ट है फास्टिंग का कैंसर के प्रिवेंशन में। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएंगे ऑटोफेगी जिगर और इम्यूनिटी पर क्या असरअंदाज कर जाते हैं? मतलब देखिए, हमने पहले भी लीवर पे प्रोग्राम किया है और हमने कहा था कि लीवर जो है बॉडी की फैक्ट्री है, इंजन है, ठीक है। और मैं आपको एक फिगर बताऊं कि हर साल दुनिया में लीवर फेल्योर की वजह से या लीवर कैंसर की वजह से या जिगर एसोसिएटेड डिजीज से 2 मिलियन अफराद हर साल ग्लोब में मरते हैं। तो अंदाज़ा लगा लें कि लीवर का इम्पोर्टेंस क्या है और ऑटोफेगी में क्या रोल। देखिए, बहुत साइंटिफिक रीजनिंग है। जहन पे एक बात रहे, जिगर क्या है, बॉडी की मेन फैक्ट्री, बॉडी का मेन इंजन है, और हर साल 2 मिलियन लोग जिगर की वजह से दुनिया में मौत का शिकार हो रहे हैं। अगर आप फास्टिंग करते हैं, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा निदा, डॉक्टर साहब, मैं फास्टिंग की बात कर रहा हूँ, जापानीज सेल बायोलॉजिस्ट की बात कर रहा हूँ। अब ये चलकर हम और साइंसदानों का रिसर्च की बात करेंगे कि साल में 21 से 28 दिन रोजा रखें, 13 से 14 दिन रोजा। इसके मेडिकल बेनिफिट्स अपनी जगह। बीइंग अ मुस्लिम, हम रोजा इसलिए नहीं रखते कि हमें ऑटोफेगी हासिल करनी है, हमें जिगर की सेहत चाहिए, ये तो सेकेंडरी हमें मिल रहा है। सही। हमें तो रोजा इसलिए रखना है कि मेरे रब का हुक्म है, फिर अल्लाह ने कहा है कि रोजा रखने से रखना है। सही। इसकी सेहत की अफादियत क्या है ये हमारे लिए माने नहीं रखता, हमारे लिए माने नहीं रखता है, मेरे रब का हुक्म है। जिगर की सेहत की बात कर रही थी अब, मैंने कहा कि 2 मिलियन लोग जिगर का शिकार होते हैं, और ये बात साइंटिफिकली प्रूवन है कि लीवर कैंसर हो, ड्रग एंड अल्कोहल इंड्यूस लिवर डिजीज हो, यानी कोई ऐसी दवाइयों की वजह से और अल्कोहल की वजह से जो जिगर की बीमारी। एक और चीज़ है जो हमने पहले भी जिक्र किया है, नॉन फैटी लिवर डिजीज, जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, यानी कि वो फैटी लिवर डिजीज जो अल्कोहल की वजह से नहीं हो रही है। तो ये 3 बीमारियां, लिवर कैंसर, ड्रग एंड अल्कोहल इंड्यूस लिवर डिजीज और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों
बीमारियां जो ऑटोफेजी से हम हासिल कर सकते हैं। और ऑटोफेजी किस तरह हासिल कर सकते हैं अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो किस तरह फास्टिंग के जरिए कर सकते हैं। दिन में 13 से 14 घंटे, 21 से 28 दिन। ये तो वो फिगर है जो जापानीज सेल बायोलॉजिस्ट ने दिया है, लेकिन मेरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले हमें इस बात की हिदायत की है कि रमज़ान के महीने में रोज़े रखने, अगर तुम सेहतमंद हो, अगर से बीमार हो तो ये गिनतियों को बाद में पूरी करो। इम्यूनिटी की बात की, आजकल कोरोना का बोलबाला है और हर तरफ कोरोना। और कोरोना के सिलसिले में एक बात बहुत ज़्यादा की जाती है, जिन लोगों का इम्यून सिस्टम बेहतर है, यानी कि क़ुव्वत मदाफ़ियत जिन लोगों के बेहतर है, उन लोगों को कोरोना आता है, टहलता और गुजर जाता है। तो ये बात साइंटिफिकली प्रूवन है। साउथ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी USA, वहाँ की एक रिसर्च पेपर है कि फास्टिंग से डैमेज इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है। वो लोग जो ओल्डर एज के हैं, एल्डरली लोग हैं, एडल्ट हैं, या किसी बीमारी की वजह से उनका इम्यून सिस्टम कम हुआ है, अगर वो इंटरमिटेंट फास्टिंग रखते हैं, रोज़ा रखते हैं, तो उनके बॉडी की जो क़ुव्वत मदाफ़ियत है, यानी कि बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है। एक चीज़ का नाम शायद आप लोगों ने सुना हो, क्योंकि डॉक्टर होने के हवाले से हम तो सुनते रहते हैं, मेरे सुनने देखने वालों ने भी सुना होगा। आपने जिन लोगों को कोरोना होता है उनमें एक ब्लड टेस्ट करवाते हैं, बहुत सारे बायोमार्कर्स हैं, उसमें सुना होगा साइटोकिन स्टॉर्म्स। एक चीज़ है जो इम्यून सिस्टम के, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि ये जो साइटोकिन है, स्टॉर्म मतलब उसका जो तूफान आता है, ये बॉडी के लिए सही नहीं होता, ये अपने ही सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देता है। ये बात प्रूवन है, साइंटिफिक पेपर्स बहुत सारे हैं कि ये जो फास्टिंग है, ये जो रोज़ा रखते हैं, इसकी वजह से जो साइटोकिन लेवल है वो कम हो जाता है। तो लीवर के हेल्थ में मैंने चीज़ें बताई, और इम्यून सिस्टम को ये बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। इसके बहुत सारे पेपर और साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ें हैं। और ये सारी चीज़ें कैसे हासिल हो रही हैं? ऑटोफेगी। और ऑटोफेगी को ट्रिगर कौन कर रहा है? फास्टिंग कर रही है। सही, मतलब बहुत सारे बेशुमार फायदे हैं कोई। सही, मतलब चल इसमें मतलब आपने बताई, बड़ी अच्छी बात की थी। कोरोना में मतलब पेशेंट जो हैं वो भी मतलब फास्टिंग करें तो उनके फ़ायदे हैं। जैसे कोरोना से बाहर निकल गए हैं, जैसे होता है कि उनका अपना वही वाली बात है कि कोरोना के बाद लोग सोचते हैं हम रखें रोज़े या नहीं रखें। ये बड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आपने किया है कोरोना के हवाले से। मैं क्योंकि ये आज टॉपिक नहीं है मेरा, लेकिन आपने सवाल कर लिया तो मैं अब जवाब दूंगा। वो ये है कि कोरोना के पेशेंट क्या करें। देखो, अगर कोई पेशेंट कोविड-19 से हुआ, बाहर आ गया, और या पोस्ट कोविड सिंड्रोम, जिसका प्रोग्राम हमने एक स्पेशल प्रोग्राम किया था, अगर उसमें है और उसमें कोई ऐसी छोटी मोटी अलामात है, तो वो अपने डॉक्टर से पूछकर फास्टिंग रख सकता है। अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो इस वक्त क्वारंटीन में है, या रमज़ान शुरू अब हो चुका है, और क्वारंटीन में है, और वो कुछ ऐसी मेडिसिन ले रहा है, तो फिर उन पर लाजिम है कि वो अपने फैमिली फिजिशियन से बात करें। लेकिन जो एक जनरल कंसेंसस ये है कि किसी शख्स को कोरोना हुआ, वो ठीक हो गया, या पोस्ट कोविड सिंड्रोम में जिंदगी गुजार रहा है, कुछ एक आध छोटे मोटे सिम्टम्स हैं, उनके लिए ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन इट इज़ बेटर टू कंसल्ट देयर डॉक्टर। सही, थैंक यू डॉक्टर साहब। अच्छा, कैलोरी रिस्ट्रिक्शन और कैंसर में क्या आपस में बचाव में क्या रोल है? देखें, जिस तरह ऑटोफेगी की बात की हमने, लीवर कैंसर और लीवर डिजीज़ की बात की, इम्यून सिस्टम की बात की, बहुत सारे रिसर्च ऐसे मौजूद हैं। और फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, जिसको हिपोक्रेट कहते हैं, वो भी ये कहते हैं कि ये जो फास्टिंग है, थेरेपेटिक फास्टिंग या इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये इंसान की ज़िंदगी को बढ़ाने में और बहुत सारी बीमारियों से बचाव के लिए इसका बहुत ज़्यादा रोल है। बहुत एंशंट, यानी कि कदीम में जब यूनानी मेडिसिन या आयुर्वेदिक मेडिसिन या हर्बल मेडिसिन, उस ज़माने में जो लोग हैं ये कैलोरी रिस्ट्रिक्शन के ज़रिए बहुत सारा इलाज करते थे। अब कैलोरी रिस्ट्रिक्शन क्या चीज़ है, और रमज़ान और फास्टिंग में इसका क्या रिलेशन है, ये है इशू। देखें, कैलोरी रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये कि एक बॉडी है
उस बॉडी को रिक्वायरमेंट है 1500 किलो कैलोरीज। अच्छा। आपने उसकी 1500 किलो कैलोरीज को रिस्ट्रिक्ट किया 1000 तक। उस हद तक रिस्ट्रिक्ट करना है कि उसको माल न्यूट्रिशन ना हो। माल न्यूट्रिशन से मुराद ये होता है कि ऐसी खुराक इतनी कम कर दी जाए जिसकी वजह से जिस्म के जो वेस्टिंग शुरू हो जाए या जिस्म घुलना शुरू हो जाए। ठीक है, तो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन इसको कहते हैं। अच्छा। ऐसे बहुत सारे पेपर्स मौजूद हैं, ऐसे बहुत सारी रिसर्च मौजूद है कि कैलोरी रिस्ट्रिक्शन के जरिए आप कैंसर के सेल्स को किल करते हैं। कैंसर के जो पोस्ट ट्रीटमेंट सिनेरियो है उससे आप बेहतर कर रहे होते हो और जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रहे होते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कैलोरी रिस्ट्रिक्शन रमज़ान के रोज़ों से रिलेट करते हैं। अच्छा। वो क्या है कि 24 दिन में कितने घंटे? 24 आवर्स। 24 आवर्स में अब इस साल जो रमज़ान है 14-15 घंटे, यानी कि 14-15 घंटे आप कुछ खा पी नहीं रहे, तो आपका कैलोरी क्या हो गया? जब भी तो कहा जाता है कि बहुत ही बैलेंस डाइट लो रमज़ान में, इफ्तार बैलेंस करो, सहूर बैलेंस करो, वो कैलोरी लो जिसकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप रमज़ान से बेहतर को महीना हो नहीं सकता जिसमें आप अपने कैलोरी को क्या कर सकते हो? रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। अच्छा। तो जो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन का कंसेप्ट है जिसके जरिए आप कैंसर सेल्स को किल कर रहे हो, इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर रहे हो और कीमोथेरेपी के जो असरात हैं उसको आप बेहतर कर रहे हो। तो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ह्यूमन बॉडी में। अच्छा, कुछ स्टडीज ऐसे हैं जो एनिमल्स पे किए गए हैं, कुछ यूएसए और जापान और सिंगापुर की यूनिवर्सिटीज है जहां रिसर्च हुआ ह्यूमन बॉडी पे। और अच्छा, एक चीज मैं बताऊं, मुझे याद आ रहा है एक फिगर कि ब्रेस्ट कैंसर फीमेल में इस मौजूद जो ब्रेस्ट कैंसर से सर्वाइवर थे, जो बच गए ब्रेस्ट कैंसर से, खातून बच गई, उन लोगों में इंटरमिटेंट फास्टिंग करवाई गई। कभी रोजा रखवाया, कभी फास्टिंग करवाया। अच्छा। कभी नहीं करवाया, कभी करवाया, कभी नहीं करवाया। तो ऐसे लोगों में, ऐसी खवातीन में जो ब्रेस्ट कैंसर की सर्वाइवर थी उनको फास्टिंग करवाया गया। तो उनमें 36% ऐसी फीमेल पेशेंट्स में जो रिकरेंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है उसमें कमी देखी गई। 36% कमी देखी गई। इट्स अ बिग फिगर। और ये कैसे हुआ? कैलोरी रिस्ट्रिक्शन के जरिए। और कैलोरी रिस्ट्रिक्शन किस तरह हासिल किया उन्होंने? फास्टिंग के जरिए हासिल किया। अच्छा, फास्टिंग में जहां हमने इतनी बात की है उसमें मैं आपको एक बात बताऊं, इस फास्टिंग का और बहुत मेजर रोल है। फास्टिंग के जरिए क्या हासिल कर रहे हो आप? ऑटोफेगी। इस ऑटोफेगी का जहां कैंसर पे मैंने बात की, जो कीमोथेरेपी जो आपने सुना होगा एक ट्रीटमेंट मेथड है। कीमोथेरेपी में क्या होता है, बॉडी में बहुत सारे जो कैंसर, कीमोथेरेपी का मकसद ये होता है जो बॉडी में कैंसर सेल है उसी को अटैक करे और जो हेल्दी सेल है उसको प्रोटेक्ट करे। अच्छा। यही है ना? तो ये ऑटोफेगी ये एक बहुत मेजर रोल अदा करता है कि वो जो कैंसर सेल है उसके रिस्पांस को बढ़ा देता है कीमोथेरेपी के लिए, और जो हेल्दी सेल्स है उसको ये प्रोटेक्ट रखता है। बाकायदा साइंटिफिकली प्रूवन। कीमोथेरेपी के जो अपने साइड इफेक्ट्स हैं, हेडेक, वोमिटिंग, सुना होगा आपने, फैटिग, बहुत सारी चीजें, ये जो इसके साइड इफेक्ट्स हैं ड्यूरिंग द कीमोथेरेपी, इसके परसेंटेज को बहुत 100% खत्म नहीं करता, लेकिन इसके परसेंटेज को बहुत ज्यादा ये कम करता है। कौन? ऑटोफेगी। तो बहुत सारी चीजें मैं बताऊं, टाइम इतना नहीं है कि ओबेसिटी और टाइप 2 डायबिटीज जो एक बहुत मेजर की फैक्टर है कैंसर के लिए, जो इसको कम कर रहा होता है। इसके अलावा मैंने जो साइड इफेक्ट्स बताएं, और ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर, दो कैंसर ऐसे हैं जो फीमेल में बहुत कॉमन है, ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर। ये फास्टिंग जो है, जो सर्वाइवर होते हैं ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर के, इनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको बहुत ज्यादा बेहतर करता है और इसके रिकरेंस के चांसेस को बहुत ज्यादा कम कर देता है ये फास्टिंग। तो ओवरऑल फास्टिंग के इम्यून सिस्टम में, लिवर हेल्थ में बहुत ज्यादा मेडिकल बेनिफिशियल इफेक्ट मौजूद है। और ये सारा कुछ जो है, बीइंग मुस्लिम, हम अगर बहुत ही उस ईमान और यकीन के साथ हम साल में 30 रोजे रखें तो यकीनन हम बहुत सारी
बीमारियां जो आज हम फेस कर रहे हैं, जिस तरह मैंने कहा कि कैंसर इज द सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। 9.6 मिलियन लोग, हर 6 में से एक शख्स जो है वो कैंसर की वजह से मर रहा है, तो जो शायद इसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आप आज तक बहुत अच्छा था और काफ़ी हमारे व्यूअर्स को पता चल गया होगा कि क्या क्या इसके जो फ़ायदे हैं डॉक्टर साहब ने जैसे बताया। और डॉक्टर साहब आखिर में कोई मैसेज? देखें, मेरे इस प्रोग्राम का हमेशा एक डिस्क्लेमर होता है जी, वो ये है कि ये प्रोग्राम जो है सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, आगाही के लिए। इस प्रोग्राम को सुनने के बाद, देखने के बाद कोई डायग्नोसिस ना बनाएं। और अगर कोई कैंसर का पेशेंट है, ट्रीटमेंट में है, ट्रीटमेंट हो चुका है, पोस्ट ट्रीटमेंट सिनेरियो में है, वो अगर रोज़ा रखना चाहता है तो वो अपने डॉक्टर से रुजू करे और उसका डॉक्टर इजाज़त देता है तो इस साल नहीं तो अगले साल, जिस तरह चाहे। आखिर में मैं एक बात बताऊँगा, बिलीव इन मी, बीइंग ए मुस्लिम हम रोज़ा इसलिए रखते हैं कि मेरे रब का हुक्म है, मगर ये जो फास्टिंग है ये एक मिरेकल है, ये एक मौजज़ा है, इट्स अ मिरेकल। इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, जिस्मानी, रूहानी, स्पिरिचुअल, मेंटल, बेशुमार फ़ायदे हैं और हमें इस फ़ायदे को रूहानियत के साथ, स्पिरिचुअल क्लीनिंग के साथ जिस्म के और जिस्मानी फ़ायदे भी हासिल करना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। थैंक यू। और अच्छा, अब आज का जो टॉपिक था आपने देखा कैंसर का, और आप लोग बिल्कुल मत घबराएं। रोज़े जो सोच रहे होंगे, काफ़ी सारे आप लोग के क्वेश्चन जो थे वो ये प्रोग्राम देख के हल हो गए होंगे। और इंशाल्लाह हम दोबारा हाजिर होंगे किसी अच्छे नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए निदा खान को। अल्लाह हाफिज़।